हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा एक नया चैनल है। सो इस चैनल में फिजिक्स के बीएससी फिजिक्स के कुछ टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेशन, जो कि फर्स्ट सेम में मिलता है ग्रेजुएशन फिजिक्स में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका एकदम बेसिक से जितना चाहिए ग्रेजुएशन फिजिक्स के लिए उतना तक मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। तो एसएसएम समझने के लिए हमें मोशन को कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो मोशन कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली हम जितने भी मोशन देखते हैं नेचर मोशन, उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन विल बी रिपीटेटिव motion and another will be non-repetitive motion. Repetitive motion क्या है? अगर कोई मोशन अपने फेस को रिपीट कर रहा है, मतलब कोई मोशन है जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और फिर से इधर में आ रहा हूँ, तो एक ही मोशन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, तो उस मोशन को बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन। और कोई मोशन अगर रिपीट नहीं हो रहा है, मैं इसको इधर से ऊपर से गिरा दिया, नीचे गिर गया, रिपीट नहीं हुआ, ऊपर जाके फिर से नीचे नहीं आया, तो उसको कहते हैं नॉन रिपीटेटिव मोशन। तो ये जो रिपीटेटिव मोशन है, इसको भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है पीरियोडिक मोशन और एक है नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन है? जो मोशन एक डेफिनिट टाइम के बाद रिपीट करता हो, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो भी एक डिस्टिंक्ट टाइम के इंटरवल में। मतलब जो सन है, सन के अराउंड में जब अर्थ रिवॉल्व करता है तो 365 डेज ही लगता है, और 365 डेज के बाद और जब फिर से एक बार रिवॉल्व करता है उसके बाद भी 365 डेज ही लगता है। तो ये जो टाइम है 365 डेज, ये डिस्टिंक्ट है। एक डिस्टिंक्ट समय के बाद अगर मोशन रिपीट हो रहा है तो उस रिपीटेटिव मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और अगर वो टाइम इंटरवल कांस्टेंट ना हो, रिपीट तो कर रहा है लेकिन वो टाइम इंटरवल अगर कांस्टेंट ना हो, तो उसे कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। और ये जो पीरियोडिक मोशन है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं हम हार्मोनिक मोशन। और इस हार्मोनिक मोशन को हम फिर से दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम, और कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन। तो हमारा जो पर्पस है वो इन सारे ब्रांचों में से सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन पे हमारा कंसंट्रेशन है। और जब हम एसएसएम को सीखेंगे उसके बाद कॉम्प्लेक्स मोशन को सीखना हमारे लिए इजी बन जाएगा। और उसके बाद पीरियोडिक मोशन जो हम जानते हैं, जो ऑसिलेशंस में नहीं आते हैं, पीरियोडिक मोशन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, पीरियोडिक मोशन एक्चुअली में मैं ऐसे बोलना ठीक होगा, ज़्यादा ठीक होगा। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन और नॉन ऑसिलेशन, ऐसे भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। नॉन ऑसिलेशन से मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा, जैसे कि जो मैंने अर्थ के बारे में बोला, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है, एक पीरियड के बाद वो रिपीट करता है, लेकिन वो नॉन ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन किसे बोलेंगे? जिसका मूवमेंट टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन मोशन,
उसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में एक ही डिफरेंस है कि वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है और ऑसिलेशन का कम। तो ऑसिलेशन भी बहुत तरीके से हो सकता है, डैम्प ऑसिलेशन और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक ऑसिलेशन भी पॉसिबल है, लेकिन हम सीखेंगे सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट टॉपिक बट द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एंड बेसिक फंडामेंटल टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो आई थिंक यू विल लाइक दैट। ऐसे ही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर हमें एग्जांपल तो हम एक स्प्रिंग को कंसीडर कर सकते हैं। जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है और इसका मास है m। तो अगर हम इस स्प्रिंग को एक डिस्टेंस x dx डिस्प्लेस कर दें और उसके बाद इसको छोड़ दें तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करने लगेगा और इस ऑसिलेशंस को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है कि जो भी जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन या जो जितने भी ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशंस होने के लिए एक फोर्स रहना पड़ेगा, जो फोर्स एक चीज को रिपीटेडली एक मोशन को रिपीटेडली कंटिन्यू करने में मदद करेगा। अगर मैं किसी चीज को ऐसे पुश कर दूं तो वो एक डायरेक्शन में फोर्स लग गया, लेकिन एक ऐसा फोर्स भी होना पड़ेगा जो उसको रिवर्स डायरेक्शन में ले आए, तो उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और किसी भी सिस्टम, किसी भी क्रिस्टल में और कहीं भी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स रहना ही पड़ेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि जहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, मोशन का जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x। के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और x है डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है dx इतना मैंने डिस्प्लेसमेंट किया है, डिस्प्लेसमेंट है और नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो एक छोटे मोटे रूप से और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक ब्रॉड डेफिनेशन के रूप में मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर कोई मोशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो वो होगा हमारा h is m, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतना ही है, सिर्फ इतना ही छोटा सा जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही हम सभी कुछ डिराइव करेंगे। ये छोटे से इक्वेशन से इस इक्वेशन को जो पार्टिकल फॉलो करता है उसे हम कहते हैं कि वो पार्टिकल ऐसे से फॉलो करता है। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा एक्सपांड करके लिखता हूँ। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं m मास है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, जो कि हमारा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ax। इसको हम इधर में ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसे प्लस करके 0 कर सकते हैं। तो उसके बाद m से अगर होल इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ऐसा बन जाएगा। तो उसके बाद हम ऐसे बोल सकते हैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, जहाँ कि हमने ओमेगा स्क्वायर किसको माना, k बाई m को ओमेगा स्क्वायर माना। तो ओमेगा कितना हो जाएगा हमारा k बाई m। तो अभी ये हमारा बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये था हमारा इंटीग्रल इक्वेशन, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा में कभी पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए ऐसे फंक्शन। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, ऐसे सिंपल में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया जो कि है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, जहाँ पर x की हमारा डिस्प्लेसमेंट है प्लस ओमेगा स्क्वायर x 0। तो अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई तो हमारा नेक्स्ट पर्पस होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोग सीखेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में सीखेंगे। तो इसको करने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, इस जो x वेरिएबल है, x हमारा जो है ये डिपेंडेंट है और t है हमारा इंडिपेंडेंट है। तो x को मैं ऐसे लिखना पसंद करूँगा, x इक्वल टू e टू द पावर m मान लिया। तो यहाँ से मैं अगर
बी स्क्वायर एक्स बाई बी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो वो होगा सिंपली एम स्क्वायर ई टू दी पावर। और अगर मैंने इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इसका वैल्यू कितना है, एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम टी प्लस इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ई टू दी पावर एम टी, मतलब ओमेगा स्क्वायर ई टू दी पावर एम टी इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं अगर ई टू दी पावर एम टी को कॉमन ले लूं तो मुझे कैसा इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। तो आप एक चीज को नोटिस कीजिए कि ये जो ई टू दी पावर एम टी वाला टर्म है, ई के किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, अगर मैं इसको इस साइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं m का, ये जो m है, एक चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो m है ये मास नहीं, ये m हमारा एक अलग ही कांस्टेंट है। मैं इसको m डैश से डिनोट कर रहा हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए m डैश। तो m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ओमेगा स्क्वायर का रूट, मतलब प्लस माइनस i ओमेगा। तो m डैश का हमें 2 वैल्यू मिला। तो जब ऐसे हमें m का 2 वैल्यू मिलता है तो फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन होता है, और आप सीखेंगे जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, एक कांस्टेंट a आएगा और उसके बाद e टू दी पावर i ओमेगा, ये जो हमारा है m का वैल्यू है, एक m का वैल्यू है जो कि प्लस i ओमेगा है। उसके बाद e जो कि हमारा x था, हमने x क्या माना था, e टू दी पावर m t माना था, ये e टू दी पावर m t है, m की वैल्यू प्लस i ओमेगा t। उसके बाद एक और कांस्टेंट b, और उसके बाद e और m का जो नेगेटिव वैल्यू है माइनस i ओमेगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर अपने 12वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो ये जो इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कि 12वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में, तो ये जो चीज़ है, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है एक ही है, सिर्फ इसका फॉर्म थोड़ा अलग है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। तो कैसे सेम है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लीज कैन बोल पे प्लीज। अब देखिए ये जो इक्वेशन से x इक्वल टू a टू द पावर i ओमेगा t प्लस b e टू द पावर माइनस i। इधर से मैं एक कंक्लूजन आपको बताना चाहूंगा। इसको हम बोलते हैं ऑयलर इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं यूलर लेकिन प्रोनाउंस करते हैं ऑयलर इक्वेशन। ये आपको अभी के लिए याद रखना पड़ेगा। उसके बाद टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज जब हम सीखेंगे तो ये जो ऑयलर इक्वेशन है ये ऐसा जो जब आपको हायर क्लासेस में टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ाया जाएगा तो उससे रिलेट कर पाएंगे जो इक्वेशन है e टू द पावर i थीटा जो है उस होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं ऑयलर इक्वेशन। तो इससे हम एक दो और फंडामेंटल इक्वेशन को, और आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए अगर e टू द पावर i थीटा हमारा ये होता है तो e टू द पावर i माइनस थीटा, मतलब e टू द पावर माइनस i थीटा क्या होता है, cos थीटा cos माइनस थीटा प्लस i sin माइनस थीटा। तो cos क्या होता है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है, इसलिए माइनस sin sin। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, e टू द पावर i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e टू द पावर माइनस i थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जनरली e टू द पावर i थीटा प्लस माइनस i थीटा अगर हम करें तो हमें मिलेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस i sin थीटा। और ये दोनों
बीट जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 cos थीटा, और इस 2 को हम अगर इसी साइड में ले जाए तो हमें यह मिलेगा इंटीग्रेट ऑफ i थीटा प्लस 2 टू द माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा के लिए हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, तो cos थीटा इक्वल टू i थीटा प्लस e टू द माइनस i थीटा डिवाइडेड। इस तरह sin थीटा के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको मिलेगा जो कि आप खुद से डिराइव कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प लेके, कि जो हमारा sin थीटा होगा वो sin थीटा विल बी इक्वल टू e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय twice sin। तो इन दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आपको याद रखना पड़ेगा, और ये जो बॉयलर का जो फॉर्मूला, अगर इस बॉयलर का फॉर्मूला से हम इसको तोड़ दें और उसमें बाउंड्री कंडीशंस कुछ लगा दें तो एक लंबा डिराइवेशन होगा जिसका कोई जरूरत है नहीं। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूँ, आप लोग उसको खुद से प्रैक्टिस करिए। इसको आप जो ओमेगा टी है इसको आप थीटा मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, उसके बाद एक्सपांड कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको ऐसे सम वेरिएबल ए और ए अलग, ठीक है, ठीक है, मैं स्मॉल लेटर में लिखता हूँ ए sin ओमेगा टी आई बी cos और आई से ऑप्शन तो यहाँ cos भी मिल सकता है, cos भी मिल सकता है, ये आपको मिलेगा, आप खुद से कर सकते हैं इसको। बैकग्राउंड का तो मैंने ऑयलर फॉर्मूला आपको बताया, ऑयलर फॉर्मूला से अगर आप इसको एक्सपांड करते हैं तो आपको ये रिजल्ट फाइनल में मिलेगा, बहुत ही आसान डिराइवेशन। तो यहाँ से अगर हम इमेजिनरी पार्ट को अगर निकालें तो हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो वेव है रियल वेव, सॉरी हमारा ऑसिलेशन है वो रियल ऑसिलेशन है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हमें वो होगा ए पॉसिबिलिटी जो कि हमने 12वीं पढ़ा है। तो ये हमारा मिल गया जो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आप बोल सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा इससे हम वेलोसिटी को डिटरमाइन करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी पॉइंट के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिटरमाइन करेंगे, और उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी का कार्व है उस कार्व को हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ कि हमने क्या सीखा इस वीडियो में हमने सीखा कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और उससे एसएसएम कैसे होता है, एसएसएम का डेफिनेशन क्या है, एसएसएम क्या होता है हमने सीखा, और एसएसएम का जो इक्वेशन है उस इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव किया और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो इक्वेशन हमें पता है, जो इक्वेशन किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे में पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है वो इक्वेशन हमने डिराइव किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के साथ किसी भी पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसको डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम उसके ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो किसी भी डाउट तो कमेंट में बताइए।